गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आदर्श बाल निकेतन से मैं सुमन एसएसटी की क्लास पे 10th हिंदी मीडियम के एसएसटी की क्लास में आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हमारी प्रीवियस क्लास में हमने आर्थिक अवधारणाएं और नियोजन की हम बात कर रहे थे। आज स्टूडेंट्स हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। चैप्टर नंबर 14 हम पढ़ रहे थे और चैप्टर में हमने देखा था कि एक व्यक्ति का आकलन करने के लिए हम उसकी आर्थिक स्थिति का आकलन करने के लिए हम प्रति व्यक्ति आय के बारे में हमने पढ़ा था और एक देश या दो राष्ट्रों के बीच में तुलना करने के लिए हमने पढ़ी थी राष्ट्रीय आय और व्यक्ति के लिए हमने पढ़ी थी प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय निकालने का सूत्र मैंने आपको बताया था, राष्ट्रीय आय बटे जनसंख्या। एक राष्ट्र की टोटल आय कितनी है, इनकम कितनी है और भाग उसमें हम किसका देंगे, जनसंख्या का, इज इक्वल टू बराबर हमें क्या मिलेगा, प्रति व्यक्ति आय। आज स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास। आज हम पढ़ने वाले हैं आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास, दोनों के बीच में क्या अंतर है। दोनों एक जैसे ही लग रहे हैं लेकिन वृद्धि और विकास दोनों में अंतर होता है। वृद्धि अलग होती है जो कि एक सतत प्रक्रिया है, विकास है जीवन पर्यंत चलता रहता है। ये तो मनोवैज्ञानिक जो साइंस है उसमें ऐसा कहा गया है। हम आइए हमारे टॉपिक पे चलते हैं। आज जैसे ही कल मैं आपको बता रही थी, हमारी प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था कि एक राष्ट्र की सही तरीके से आकलन करने के लिए जो हमारे पास मापदंड था राष्ट्रीय आय का, ये सही नहीं है। राष्ट्रीय आय से हम औसत आय नहीं निकाल सकते, पता ही नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि जनसंख्या का डिफरेंट रहता है। किन्हीं राष्ट्रों की जनसंख्या है वो कम होती है और किसी राष्ट्र की क्या होती है, जनसंख्या ज्यादा होती है। सो राष्ट्रीय आय है उसके जरिए हम विकास आर्थिक वृद्धि को नहीं नाप सकते हैं। एक राष्ट्र जिसकी आय ज्यादा है, आप क्या कहेंगे, इसका विकास है वो ज्यादा, इस अमुक राष्ट्र का विकास ज्यादा। और जिसकी इनकम कम है, आय कम है, उस राष्ट्र का हम कहेंगे कि आर्थिक विकास नहीं हो रहा, आर्थिक वृद्धि है वो नहीं है, कम है। विद्वान ये कहते हैं कि एक देश का आकलन करने के लिए, उसकी आर्थिक स्थिति का आकलन करने के लिए राष्ट्रीय आय का मापदंड सही नहीं है, क्योंकि राष्ट्रों की जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, वो अलग अलग होती है। तो और आय के जरिए ही हम एक देश का सही प्रकार से आकलन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अच्छे पैसे के साथ साथ में लोगों को स्वतंत्रता, समानता आदि भी चाहिए। स्वतंत्रता, समानता आदि भी लोगों को चाहिए होती है। स्टूडेंट्स, मान लीजिए मैं आपको इस तरीके से इसको समझाती हूँ। आपको मेरा नया नया जॉब लगा, मान लीजिए गवर्नमेंट जॉब लगा मेरा, और मुझे ज्वाइन करने के लिए जैसलमेर जाना है। कहाँ जाना, मुझे जैसलमेर जाना है। जहाँ के लोग, जैसलमेर के लोग ना पढ़े लिखे हैं ना कुछ और है, और जहाँ मुझे रहना है वहाँ पानी भी सप्ताह में एक बार आता है, बिजली नहीं आती है, लोगों का आपस में आना जाना नहीं, एक दूसरे के प्रति उनका अच्छा व्यवहार नहीं है। पैसे वाले अपने आप को अमीर समझते हैं और जो जिनके पास पैसा नहीं उनको अमीर समझा जाता है। यानी समाज में ऐसा मानता है मुझे ऐसी जगह जॉब करने जाना है, पैसा मिल रहा है मुझे 1 लाख रुपया पर मंथ, क्या ऐसी जगह मैं जॉब करने जाऊंगी?
मैं अपना आर्थिक विकास तो कर लूंगी, आर्थिक वृद्धि तो मेरी हो जाएगी, लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, मुझे वहां व्यवस्थाएं भी चाहिए। 1 लाख रुपया मंथली मिलने से मैं वहां के लोगों के व्यवहार को नहीं खरीद सकती। इसलिए आय का जो माप, दूसरा उदाहरण आप देखिए, मुझे ऐसी जगह जॉब लगा है जहां पर 50,000 रुपए मंथली है, पानी 24 घंटे आता है, बिजली आती है बढ़िया, लोग भी काफी अच्छे हैं, रहन सहन बहुत बढ़िया है लोगों का, ना कोई, सब लोग इक्वल हैं, बराबर हैं सभी, कोई किसी के साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करता है। तो अब आप लोग बताइए, मैं 1 लाख रुपए वाले में जाऊंगी या फिर 50,000 वाली जॉब में करूंगी? कौन सी जॉब में करूंगी? डेफिनेटली 50,000 रुपए वाली। 1 लाख रुपए वाली क्यों नहीं करूंगी? क्योंकि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, पैसे के साथ में व्यक्ति को बहुत कुछ चाहिए होता है, समानता भी, स्वतंत्रता भी और तत्व भी चाहिए होता है। इसलिए जो राष्ट्रीय आय है यानी पैसा है, उससे हम आर्थिक वृद्धि का अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। इसीलिए जब हम व्यक्तिगत आकांक्षाओं और लक्ष्यों को देखते हैं तो पाते हैं कि लोग केवल बेहतर आय को ही नहीं चाहते, अपितु अपनी सुरक्षा और दूसरों से आदर और सम्मानता का व्यवहार भी चाहते हैं। और क्या चाहते हैं? वो स्वतंत्रता भी चाहते हैं। पैसे से सब कुछ नहीं होता, रुपया सब कुछ नहीं होता, रुपए के साथ में समानता, स्वतंत्रता, अच्छा व्यवहार, ये भी चाहिए होता है। तब जाके एक व्यक्ति है, उसका आर्थिक विकास है, वो अच्छे तरीके से हो पाता है, न कि अच्छे पैसे मिलने से। इस प्रकार राष्ट्र के कल्याण के लिए केवल आय ही महत्वपूर्ण नहीं है, विकसित सामाजिक संरचना एवं अच्छे पर्यावरण को सिर्फ पैसे से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। लंबे समय तक यही माना जाता रहा कि जब एक देश की आय में वृद्धि होगी तो वहां के लोग ज्यादा सुखी होंगे। ऐसा माना जाता था कि विकसित राष्ट्रों में लोग खुश कैसे रहते हैं, क्योंकि वहां जो है वो पैसा ज्यादा है। लेकिन स्टूडेंट्स, अभी हमने अध्ययन किया और ये सच्चाई भी है जी कि पैसा सब कुछ नहीं होता। धीरे धीरे यह अनुभव होने लगा कि देश की आय अधिक होने पर भी वहां के लोगों की जीवन की गुणवत्ता निम्न रह सकती है। वहां समस्याएं, असमानता और गुलामी हो सकता है, व्यवहार अच्छा नहीं हो सकता है लोगों का। यह माना जाने लगा कि केवल आर्थिक वृद्धि ही ध्येय नहीं है, वरन आर्थिक वृद्धि के साथ साथ मनुष्य को सामाजिक, राजनीतिक और जीवन के जो अन्य सभी पहलू हैं उनमें भी सुधार चाहिए। पैसे के साथ साथ में व्यक्ति का राजनीतिक, सामाजिक और जीवन के जो अन्य पहलू हैं वो भी बेहतर होने चाहिए, उनमें भी सुधार होना चाहिए। आर्थिक वृद्धि के साथ साथ लोगों के जीवन की गुणवत्ता के अन्य आयामों में सकारात्मक परिवर्तन की प्रक्रिया को आर्थिक विकास कहा जाता है। व्यक्ति के जीवन में आर्थिक वृद्धि के साथ साथ व्यक्ति की सामाजिक, राजनीतिक और जीवन के जो अन्य जरूरतें हैं, जीवन यापन करने के जो अन्य आयाम हैं, उनमें अगर मूलभूत सुधार होता है तो ऐसी स्थिति को हम किसी व्यक्ति या राष्ट्र की क्या कह सकते हैं? आर्थिक विकास कह सकते हैं। तब जाके सही मायनों में उस व्यक्ति का विकास होता है। आर्थिक विकास
को मापने का यही तरीका है। यानी आय, आय हो गया आर्थिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति प्लस सामाजिक स्थिति, ये सभी अगर अव्वल दर्जे की होंगी तो व्यक्ति का आर्थिक विकास कहलाएगा। आइए अब हम पढ़ते हैं आर्थिक वृद्धि। समय के साथ साथ राष्ट्र के वास्तविक उत्पादन या आय के स्तर में वृद्धि होना ही क्या कहलाता है? आर्थिक वृद्धि कहलाती है। समय के साथ साथ जब आय में बढ़ोतरी होती है उसी को हम क्या कहते हैं? आय में वृद्धि, अर्थात आर्थिक वृद्धि। समझ गए? आय में वृद्धि होना ही क्या कहलाता है? आर्थिक वृद्धि कहलाती है। आय में वृद्धि होना ही क्या कहलाता है? आर्थिक वृद्धि। सरल शब्दों में हम ये कह सकते हैं, आर्थिक वृद्धि बढ़ती हुई राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय को सूचित करता है। यानी जो आर्थिक वृद्धि है ये समय के साथ आय में वृद्धि, समझ गए? क्या कहलाती है? आर्थिक वृद्धि कहलाती। अर्थात आर्थिक वृद्धि से हम राष्ट्रीय आय या फिर प्रति व्यक्ति आय को ज्ञात कर सकते हैं। आय से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं? राष्ट्रीय आय या फिर प्रति व्यक्ति आय। ये तो हो गई आपकी आर्थिक वृद्धि। यह अर्थव्यवस्था के आकार में जो प्रत्येक जो अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था को मापने का अर्थव्यवस्था को मापने का मापक है कौन? आर्थिक वृद्धि। आर्थिक वृद्धि को मापा जा सकता है प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय के से इसको मापा जा सकता है। आमतौर पर इसे कल्याण के लिए एक मापक के रूप में देखा जाता है। राष्ट्र की प्राकृतिक, भौतिक, मानवीय एवं पूंजीगत संसाधनों की मात्रा तथा गुणवत्ता में वृद्धि कर इनके कुशल उपयोग द्वारा उत्पादन या आय के उच्च स्तर को प्राप्त करने की प्रक्रिया ही आर्थिक वृद्धि कहलाती है। जीवन जीने के जो संसाधन है, भौतिक संसाधन है, उनको खरीदना या उनका उपयोग करना ही आर्थिक वृद्धि है। संसाधनों का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना, उपभोग करना, जब आय ज्यादा होगी तभी तो होगा। यही क्या कहलाती है? आर्थिक वृद्धि कहलाती है। समझ गए? लेकिन ये क्या है? ये धारणा जो आर्थिक वृद्धि है ये मूल्यहीन धारणा है। इसका कोई मूल्य नहीं है, ये गुणात्मक है। इससे मापक किया जा सकता है केवल राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय का। आर्थिक वृद्धि में सामाजिक, राजनीतिक, संस्थागत इत्यादि स्थिति में होने वाले परिवर्तन का कोई विचार नहीं किया जाता। जीवन के और भी पहलू हैं, आर्थिक व्यवस्था के साथ साथ में राजनीतिक, सामाजिक स्थिति भी है व्यक्ति के जीवन की, तो उनका आकलन आर्थिक वृद्धि के द्वारा नहीं किया जा सकता है। इन पे कोई ध्यान नहीं दिया जाता। आर्थिक वृद्धि के साथ साथ में केवल मापक के रूप में है ये, इससे राष्ट्रीय आय या प्रति व्यक्ति आय को ज्ञात किया जा सकता है। ये मूल्यहीन धारणा है। अब हम बात करते हैं आर्थिक विकास की। आर्थिक विकास वो विकास जिसमें व्यक्ति की आर्थिक स्थिति तो है ही है, प्लस व्यक्ति की सामाजिक और राजनीतिक स्थिति पर भी विचार किया जाता है कि व्यक्ति का समाज कैसा है, व्यक्ति की सोसाइटी कैसी है, समानता भरी हुई है या नहीं है।
व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है, समानता का किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है। व्यक्ति क्या अपने विकास करने के लिए दूसरों के विकास को दबा देता है? क्या ऐसी सोसाइटी में व्यक्ति रहता है? क्या ऐसा वो राष्ट्र है? तो इस प्रकार से आर्थिक जो विकास है उसमें आर्थिक स्थिति के साथ साथ में व्यक्ति की सामाजिक और राजनीतिक स्थिति जो ये और जीवन के जो अन्य आयाम होते हैं उन पर भी गौर किया जाता है। जो अभी थोड़ी देर पहले हमने एग्जाम्पल देखा था वो क्या कहलाता है? आर्थिक विकास कहलाता है। मैं अगर 1 लाख रुपए वाली जॉब ज्वाइन करने जाऊंगी तो मेरी आर्थिक वृद्धि तो हो सकती है, लेकिन विकास नहीं कर सकती हूं मैं अपना, क्योंकि जीवन जीने के लिए पैसा ही सब कुछ नहीं होता। पैसे के साथ में जीवन की जो अन्य आवश्यकताएं हैं वो पूरी नहीं हो पाती। समानता, स्वतंत्रता, अच्छा व्यवहार मुझे नहीं प्राप्त हो रहा है वहां पर। और आर्थिक विकास मैं कब कर पाऊंगी? जब पैसा भी अच्छा होगा, मेरी सामाजिक स्थिति और राजनीतिक स्थिति और जो जीवन के अन्य पहलू हैं, स्वतंत्रता, समानता, अगर ये मुझे मिलेंगी, मेरे जीवन के इन चीजों पर भी विचार किया जाएगा, तो मैं अपना आर्थिक विकास भी कर पाऊंगी। एग्जाम में पूछा जाता है आपसे, इन दोनों के बीच में अंतर पूछा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, सामाजिक विज्ञान के विकास क्रम में जब हमने स्वीकार किया कि राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय का स्तर विकास या कल्याण को मापने का अपर्याप्त मापदंड है, तो आर्थिक विकास के साथ साथ व्यक्ति के विकास की कुछ अन्य अवधारणाएं हैं, जैसे सतत विकास, समावेशी विकास, मानव विकास, ये अत्यधिक लोकप्रिय हुए। जब ये माना गया कि व्यक्ति के आर्थिक विकास के साथ साथ में व्यक्ति का आर्थिक वृद्धि के साथ साथ में व्यक्ति का आर्थिक विकास भी होना चाहिए, जब ये ध्यान दिया गया कि राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय से राष्ट्रीय आर्थिक स्थिति का आकलन नहीं किया जा सकता है, तो फलस्वरूप सतत विकास, जब आर्थिक विकास में ध्यान दिया गया तब सतत विकास, समावेशी सिद्धांत और मानव विकास का सिद्धांत सामने आया। अब आइए, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सतत विकास। विकास की धारणा है आर्थिक विकास की धारणाएं हैं। नंबर 1 सतत विकास, दूसरा है समावेशी सिद्धांत, समावेशी, और तीसरा है मानव विकास। अंडरस्टूड? सतत विकास की जो अवधारणा है वो ये कहती है कि हम प्राकृतिक संसाधनों का इस प्रकार से प्रयोग करें या हम अपना विकास इस प्रकार से करें कि जो आगे आने वाली पीढ़ियां हैं, जो हमारी भावी पीढ़ियां हैं, उनको भी जो प्राकृतिक चीजें हैं, प्राकृतिक संसाधन है, उनका लाभ मिले, वो उससे वंचित नहीं रहे। सतत विकास की धारणा क्या कहती है कि व्यक्ति को अपने जीवन में जो प्राकृतिक संसाधन है उनका उपयोग इस प्रकार से करना चाहिए कि आगे आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो पीढ़ियां भी उनका लाभ उठा सके, उनको भी उन संसाधनों का उपयोग करने का अवसर मिले, भावी पीढ़ियों को। ये विकास की धारणा है, सतत विकास की धारणा। समावेशी सिद्धांत ये कहता है कि जो आर्थिक लाभ प्राप्त होता है उस लाभ का हिस्सा जो है वो समाज में सब लोगों को बराबर बराबर मिलना चाहिए। जो भी लाभ होता है उस लाभ का बराबर बराबर डिवाइडेशन होना चाहिए। सबको लाभ मिलेगा तो समाज में क्या आएगी? समानता। बहुत अच्छे सिद्धांत है दोनों ही। सतत विकास की धारणा का एक उदाहरण आप देखिए। आज जो पानी है उस पानी को अगर हम
एक पानी एक संसाधन है हमारे लिए, जीवन जल है तो कल है, जल ही जीवन है। पानी के जल के बगैर हम कुछ नहीं है। खाना खाए बगैर रह सकते, लेकिन पानी पिए बगैर हम नहीं रह सकते। तो अगर आप पानी को वेस्ट करते ही जा रहे हैं, उसको फालतू में बर्बाद कर रहे हैं, ये सोच के कि हम तो अपना विकास कर रहे हैं, हमारे विकास के लिए हम पानी का उपयोग कर रहे हैं, अदरवाइज हमारे जीवन का विकास है वो अवरुद्ध हो जाएगा, हम जीवन में आगे नहीं बढ़ेंगे। तो सतत विकास की धारणा ये कहती है, अगर मान लीजिए यहां पर आपने पानी का बेहिसाब तरीके से उसको बहाना चालू कर दिया अपने विकास के नाम पर, आगे आने वाली पीढ़ियां क्या करेंगी हमें कोई मतलब नहीं है, हम तो अपने जीवन का विकास करें ना। तो स्टूडेंट्स, ये तय है कि आगे आने वाली जो पीढ़ियां हैं उन पीढ़ियों को इस पानी का लाभ नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि पानी तो सबके लिए जरूरी है, तो आगे आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो तो प्यासी मरेंगी। तो क्या आपने अपने विकास किया? दूसरे के विकास को अवरुद्ध करके क्या आपने अपने विकास को किया? आपने यहां पर मान लीजिए शानदार पेड़ लगे हुए हैं, उन पेड़ों को मैं काटूंगी क्योंकि मुझे वहां फैक्ट्री बनाना है, मुझे अपना विकास करना है, मुझे अपनी इनकम बढ़ानी है, मुझे पैसा कमाना है। तो मैंने नुकसान पहुंचाया किसको? पेड़ों को, यानी इस प्रकृति को मैंने नुकसान पहुंचाया, पूरे सिस्टम को खराब कर दिया, पर्यावरण को खराब किया मैंने। तो भावी जो पीढ़ियां हैं, आगे आने वाली पीढ़ियां हैं, वो उसका खामियाजा भुगतेंगी। और इस प्रकार की सतत विकास की अवधारणा ये कहती है, इस प्रकार का ये जो विकास ये सही नहीं है, भावी पीढ़ियों का नुकसान हुआ है इसमें, तो ऐसा विकास है वो सही विकास नहीं है। तो अगर हमें हमारे जीवन का विकास करना है, हमें आर्थिक विकास करना है, इस प्रकार से हमें विकास करना है कि दूसरे को नुकसान नहीं हो, ना ही आगे आने वाली जो हमारी पीढ़ियां हैं उनको कोई नुकसान हो। दूसरी धारणा समावेशी विकास की धारणा मैंने आपको बताई। समावेशी विकास की धारणा यह कहती है कि जो आर्थिक लाभ प्राप्त होता है उस लाभ को कोई निजी हाथों में, एक व्यक्ति के हाथ में नहीं जाए, वो व्यक्तिगत नहीं हो, वो सामाजिक हो। उस लाभ का हिस्सा क्या मिले? सबको मिले, ताकि सब लोग अपने जीवन का विकास है वो अच्छे से कर सके। यह है समावेशी सिद्धांत। तीसरा जो सिद्धांत है, इसकी अवधारणा का विकास हुआ था 1990 में। 1990 में मानव विकास की जो अवधारणा है इसका विकास हुआ था, और इसका जो विकास करता है वो है महबूब उल हक के नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा 3 व्यापक आयाम इसमें लिए गए: ज्ञान, स्वास्थ्य और जीवन स्तर। संयुक्त राष्ट्र संघ की जो संस्था है, संयुक्त राष्ट्र विकास, महबूब उल हक, इनके नेतृत्व में एक कमेटी बनाई गई, और उस कमेटी ने जीवन के 3 आयाम प्रदान किए। मानव सूचकांक जिनको हम कहते हैं, उनको आधार बना के मानव का विकास करना है। वो 3 आयाम कौन कौन से हैं? फर्स्ट ऑफ है ज्ञान, यानी शिक्षा। दूसरा प्लस स्वास्थ्य, प्लस आय। अगर ये तीनों चीज बेस्ट हैं तो किसी भी राष्ट्र का आर्थिक विकास है वो बहुत ही बेस्ट है।
आपको इसका भी बताती हूँ। मान लीजिए केरल की साक्षरता दर है वो 85% है, यानी शिक्षा ज्ञान, इसको आप शिक्षा भी लिख सकते हैं। लेकिन वहां के लोगों की जो औसत आयु है वो लगभग 30 वर्ष है, और वहां की प्रति व्यक्ति की आय भी अब यहाँ पे कैसी होगी, मीडियम साइज की होगी, ना ज्यादा ना कम। यहाँ कमी कहाँ है, वे लोगों के स्वास्थ्य में। जबकि अगर हम कोटा की बात करें तो कोटा का शिक्षा का ये 85 नहीं है, यहाँ हम लेंगे 59%। तो शिक्षा का स्तर भी डाउन है, स्वास्थ्य की स्थिति है वो भी गड़बड़ है। कोई व्यक्ति स्वस्थ नहीं रहता तो वो काम कैसे करेगा, और अगर काम नहीं करेगा, पढ़ा लिखा कम है, इनकम क्या होगी, बिल्कुल कम होगी। तो ऐसे राज्य की स्थिति क्या होगी, उसका आर्थिक विकास कैसा होगा, कमजोर होगा। क्योंकि तीनों कंडीशन है, ये जो आय है वो इन दोनों पर डिपेंड करती है। अच्छी शिक्षा होगी, अच्छा स्वास्थ्य होगा, फलस्वरूप आपको क्या मिलेगा, अच्छी इनकम मिलेगी, अच्छी आय आपको मिलेगी। जबकि अगर हम कोटा की बात करें तो कोटा का जो शिक्षा का स्तर यानी ज्ञान का स्तर वो 90% है, और वहां के लोगों की जो लगभग अमूमन उम्र है, औसत आयु है वो 70 वर्ष है, और लोगों की इनकम क्या होगी, बहुत अच्छी होगी। क्यों, क्योंकि ये दोनों बेस्ट हैं। तो मानव विकास में 3 अहम सूचकांक होते हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रति व्यक्ति आय। इन तीनों के माध्यम से मानव के विकास है उसको आराम से, आसानी से निकाला जा सकता है। अब स्टूडेंट्स, ये तो था हमारी विकास की अवधारणा। 3 अवधारणाएं मैंने आपको बताई, सतत विकास, समावेशी सिद्धांत और तीसरा मानव विकास। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। सतत विकास में भावी पीढ़ियों को ध्यान में रखते हुए हमें संसाधनों का उपयोग करना है। समावेशी सिद्धांत ये कहता है जो लाभ होता है उसका बराबर बराबर बंटवारा हो। मानव विकास सूचकांक ये कहता है कि जिस किसी भी देश या राज्य की शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रति व्यक्ति आय ज्यादा होगी, इनको बढ़ाया जाना चाहिए ताकि राष्ट्र का विकास है वो अच्छे से हो सके। अब आइए स्टूडेंट्स, हम पढ़ेंगे आर्थिक नियोजन। आर्थिक नियोजन, नियोजन बता सकता है क्या होता है? आर्थिक नियोजन, आर्थिक नियोजन। सबसे पहले हम इस नियोजन को पढ़ते हैं। आर्थिक तो हमें पता ही है, आर्थिक नियोजन होता है प्रबंध करना, प्लानिंग करना, व्यवस्था करना। जैसे हमें हमारे परिवार में किसी की शादी करनी है तो हम क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, मेहमानों की लिस्ट बनाएंगे, कितने मेहमान आने वाले, और दूसरा क्या क्या खाना बनेगा भाई, तीसरा क्या क्या कपड़े बनेंगे भाई, कितनी गाड़ियां लगेंगी, फिर लास्ट में हम निकालते हैं टोटल खर्चा, टोटल कितना अमाउंट चाहिए हमें। फिर हम अगर मान लीजिए यहाँ पे आपको 50 लाख की जरूरत है, इस शादी में खर्चा होने वाला है 50 लाख, लेकिन आपके पास में पैसा है 10 लाख, तो आप इस प्रकार से व्यवस्था करेंगे, इस प्रकार से आप प्लानिंग बनाएंगे कि आपके 10,000 में पूरे बंदोबस्त हो जाए। मेहमानों की आप लिस्ट फिर से वेरीफाई बनाएंगे, उसको खाने पीने के सामान की लिस्ट को फिर से अपडेट करेंगे आप अपने बजट के हिसाब से। ये क्या हो गया, प्लानिंग करना हो गया, एक नियोजन करना हो गया। तो
तो जो आर्थिक विकास, आर्थिक स्थिति है, इसमें भी जो हमारे पास उपलब्ध संसाधन है उनका सही तरीके से उपयोग भी हो जाए, हमारे इस 10 लाख का सही तरीके से उपयोग भी हो जाए और हमारा सारा सामान भी हो जाए, लास्ट में शादी अच्छे तरीके से हो जाए, हम यही तो चाहते हैं। तो आर्थिक नियोजन क्या है कि जो हमारे पास उपलब्ध संसाधन हैं उन संसाधनों का हम इस प्रकार से इस्तेमाल करें कि आगे आने वाली पीढ़ियों को भी इनका जो लाभ है वो सतत तरीके से मिले बिना किसी रुकावट के, और हमारे संसाधनों का अति दोहन भी ना हो। तो ये क्या कहलाता है? नियोजन कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू, मिलते हैं कल हमारी नेक्स्ट क्लास में।